ये दोनों मैरिड कपल्स अपनी हनीमून वेकेशन के लिए फॉरेस्ट के बीचों बीच एक बहुत ही फेमस जगह पर कैंपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उस जगह पर उन्हें कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजों का सामना करना पड़ा जो उन दोनों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर करती है। कहानी की शुरुआत में हमें इवन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी वाइफ सिन के साथ मौजूद था। दोनों कार में बैठकर अपनी वेकेशन एंजॉय करने जा रहे होते हैं एक लंबे फॉरेस्ट में जहाँ कई सारे वाटरफॉल्स मौजूद हैं। समर के टाइम पर इस तरीके के वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं इस जगह पर और दूर दूर से टूरिस्ट उन सभी को देखने के लिए आते। तो इसीलिए इवन और सिन ने भी ये प्लान बनाया था कि वो वाटरफॉल के पास जाकर कैंपिंग करेंगे, पर यहाँ कई देर तक मैप पर उस वाटरफॉल वाली लोकेशन को देखने के बाद वो कुछ समझ नहीं पाते। लग रहा था कि उस वाटरफॉल को देखने के लिए उन्हें थोड़ा और अंदर जाना होगा। अब पास ही में एक दुकान होती है जहाँ से कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए वो रुक गए। सिन अब जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो साइड में मौजूद एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा था। अच्छी बात होती है कि वो कुत्ता एक पिंजरे में होता है। सिन अचानक भौंकने की वजह से एकदम से डर गई थी, पर वो वहाँ से शॉप के अंदर चली जाती है कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए। अब यहाँ इवन अभी भी मैप पर उस लोकेशन को ढूंढ रहा होता है। उसकी तभी नजर गई दूसरे कार के ड्राइवर की तरफ जिसका नाम जर्मन होता है। इवन तो अब उस मैप को लेकर सीधा चला गया जर्मन के पास और उससे वाटरफॉल की डायरेक्शन पूछने लगा। जर्मन उस जगह पर बहुत समय से रहता आ रहा है तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ क्या क्या फेमस है। तो इसीलिए जर्मन ने इवन को ये समझाया कि वाटरफॉल जाने की बजाय तुम्हें किसी नदी के किनारे वाली जगह पर जाओ जो बहुत ब्यूटीफुल है, और उस जगह का नाम स्टोन क्रीक था। जर्मन ने तो इवन को उस जगह तक पहुंचने की सारी डायरेक्शंस बता दी, यानी कि अब इवन और सिन उस जगह को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जर्मन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, शायद वो उन दोनों को फंसाना चाहता है। आखिर उस जगह पर कौन सी रहस्यमय चीज है और इवन और सिन को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो जल्द से जल्द थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। अब इवन और सिन अपनी कार लेकर स्टोन क्रीक नाम की उस अनजान जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों के बीच में बातें हो रही थी कि वो उस जगह पर जाकर किस किस तरीके से एंजॉय करेंगे। तभी अचानक इवन की नजर उसके कार के पीछे आ रही एक गाड़ी पर गई। ये तो उसी ड्राइवर यानी जर्मन की कार होती है जो लगातार उनका पीछा कर रही थी। इवन को थोड़ा सा डर लगने लगा, इसीलिए वो कार को थोड़ा सा और स्पीड से भगाता है, लेकिन अभी भी उस अनजान ड्राइवर की कार उनके पीछे ही थी। इस चक्कर में इवन का ध्यान भटक गया और उसकी कार तो दूसरे लेन में चली गई थी। उसका तो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा होता है। दूसरी तरफ जर्मन की वो कार जो उनका पीछा कर रहा था वो तो सीधे तरफ चली गई, यानी ये सिर्फ इवन की ओवर थिंकिंग थी और वो ड्राइवर तो अपने काम से काम रख रहा था। अब थोड़ी देर बाद इवन और सिन उस जगह से निकलते हुए स्टोन क्रीक नाम के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि एक कार पहले से खड़ी हुई है, यानी कोई और टूरिस्ट भी है जो इस जगह पर एंजॉय करने आए हैं। उस ब्यूटीफुल तालाब के पास जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर कैंप लगाएंगे, पर जो लोग यहाँ पहले आए थे उन्होंने कैंप पहले ही बना कर रखा था। इवन और सिन भी अपना सामान लेकर आ जाते हैं और एक अच्छी लोकेशन देखकर कैंप बनाने लग जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये वेकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। मैरिज के बाद उनके कॉर्पोरेट जॉब का लोड इतना ज्यादा हो गया था कि वो कहीं भी ट्रेवल ही नहीं कर पाए, तो इसीलिए इवन और सिन डिसाइड करते हैं कि वो हर एक चीजें एंजॉय करेंगे। इवन तो फॉरेस्ट में जाकर कई सारी लकड़ियां जमा करने लगा ताकि वो शाम के समय आग जला सके। इवन ने बहुत सारी लकड़ियां जमा तो कर ली थी, लेकिन उसे रास्ते में एक बच्चे की टोपी दिखाई दी। ये कहां से आई और किसकी है उसे नहीं पता, लेकिन बाद में इवन उस हैट को उसी जगह पर रख देता है, शायद कोई भूल गया हो। अब इवन अपनी वाइफ सिन के पास आ जाता है जो कि खाते पीते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे रात भी होने लगी थी और वहाँ पर उस समय तो और ज्यादा मजा आता है। दोनों तो यही कामना कर रहे थे कि ये उनका सबसे बेस्ट वेकेशन होने वाला है, पर यहाँ सच्चाई तो कुछ और ही थी। दूसरी तरफ हमें जर्मन एक नाइट क्लब में दिखाया गया जो अपने भाई रॉक के साथ मौजूद था। दोनों तो एक टेबल पर बैठकर दो ब्यूटीफुल लड़कियों से बातचीत कर रहे होते हैं। ये न्यू ईयर का समय चल रहा था और अब कुछ ही घंटे बचे हैं न्यू ईयर आने के लिए, यानी सभी लोग बहुत ही बेसब्री से उसका वेट कर रहे थे। अब यहाँ जर्मन तो ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उसका भाई रॉक उन दोनों लड़कियों से बातचीत करने में बिजी था। वो तो साथ ही साथ उनसे फ्लर्टिंग करने की भी कोशिश कर रहा था। जर्मन को ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसने अपने भाई को इशारा भी किया, लेकिन रॉक रुकता ही नहीं और अपने एक मोबाइल फोन को निकालकर उन दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों का फोटोग्राफ्स निकालने लगता है। ये चीजें जर्मन को और ज्यादा गुस्सा दिला देती हैं और देखकर पता चल रहा था कि दोनों लड़कियां अनकंफर्टेबल हो रही हैं। थोड़ी देर बाद जब जर्मन और रॉक वॉशरूम में जाते हैं तो जर्मन रॉक के ऊपर काफी गुस्सा हो गया। उसने तो उसका मोबाइल फोन लेकर जमीन पर फेंक के तोड़ दिया और कहने लगा कि तुम जानते हो ये किसका मोबाइल फोन है, तुमने ये हिम्मत कैसे की उन दोनों अनजान लड़कियों की फोटो लेने की। जर्मन गुस्सा इसीलिए भी था क्योंकि इस छोटी मोटी चीजों के लिए वो कई सालों की सजा जेल में काट कर आया और वो नहीं चाहता कि वापस से ये चीजें उसका भाई रिपीट करे। रॉक भी इन बातों को समझता था, इसीलिए उसने अपने भाई को कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। जर्मन अब गुस्से से वहाँ से चला जाता है।
रॉक ने तुरंत ही टूटे हुए मोबाइल फोन को उठाया और बहुत ही प्यार से उसे देखने लगा। ये मोबाइल फोन आखिरकार किसका है और जर्मन का इससे इतना अटैचमेंट क्यों था, ये हमें जल्दी पता चलने वाला है। पर वहाँ नाइट क्लब में अब न्यू ईयर की काउंटडाउन भी स्टार्ट होने लगी थी। सभी लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और बहुत ही मजे करते हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच रॉक उस लड़की को जाकर किस करने लग जाता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उसे स्लैप करते हुए वहाँ से चली गई। रॉक को बहुत अजीब लगता है और अब शायद वो उस लड़की से बदला लेकर रहेगा। देखने से तो रॉक एकदम साइको लग रहा था जो दिमाग से एकदम कमजोर होता है। अब हमें यहाँ कैंपिंग साइट की तरफ इवन और सीन दिखाए गए जो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों ने आग जला ली थी और भर पेट खाना खाकर एक साथ मजे करने लगे। उन्होंने भी न्यू ईयर अच्छी तरीके से एंजॉय किया और टेंट में ही रात भर सोते रह गए। अब यहाँ कई घंटों बाद जब सुबह हुई तो सिन उठकर चारों तरफ देखने लगी। वो तो निकलने के बाद ये नोटिस करती है कि साइड में जो दूसरा टेंट मौजूद था अभी तक उसके अंदर कोई दिखाई नहीं दिया है। वो सीधे चली जाती है उस दूसरे टेंट में कुछ छानबीन करने के लिए। टेंट में कुछ टूरिस्ट के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। इवन भी थोड़ी देर बाद सिन के पास पहुंच जाता है और वो भी कुछ पता करने में बिजी हो गया। ये टेंट जिस भी टूरिस्ट का था शायद वो वापस नहीं आया। हो सकता है कि वो बीच रास्ते से ही अपने घर लौट गए हों। इस बार इवेंट ज्यादा ओवरथिंक नहीं करता और सिन के साथ वो सारे मोमेंट एंजॉय करने लगता है। कई घंटों तक वो दोनों उस नदी के किनारे पर मौजूद रहे। लेकिन अब दोनों को ही लगने लगा कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, उन्हें यहाँ से निकलकर वापस घर पहुंच जाना चाहिए। दोनों अपना कैंप निकालते हैं और अपना सारा सामान समेटकर कार के पास पहुंच जाते हैं। पर इवेन और सिन एकदम से परेशान हो गए क्योंकि उनका कार किसी ने पंक्चर कर दिया था। लेकिन आते समय तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। आखिर अचानक ये किसकी शैतानी है जिसने ये काम कर दिया। इसीलिए अब इवेन उस खराब हुए टायर को चेंज करने में बिजी हो जाता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। सिन अब धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर रही थी कार के पास। लेकिन वो इस बात से एकदम अनजान होती है कि उसके ठीक पीछे एक छोटी सी बच्ची उसका पीछा कर रही है। सिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं। वो तो इवन के पास पहुंचकर उसकी मदद करने लगी। इवन को उस कार को ठीक करने के लिए कुछ सामान की और जरूरत थी तो उसने सिन को कह दिया लाने के लिए। सिन अब जैसे ही कार के दूसरी तरफ गई तो वो जोर से चिल्लाती है। इवन भागता हुआ उसके पास पहुंचा और दोनों ने नोटिस किया उस छोटी बच्ची को जो उस जगह पर घायल होकर गिरी पड़ी हुई है। अब ये बच्ची कौन है और कहां से आई उन्हें नहीं समझता। इंसानियत के नाते दोनों ने उसे उठाया और अपनी कार में जाकर रख दिया। जितनी फर्स्ट एड उनके पास था वो अप्लाई करते हुए वो उसके घाव को ठीक कर देते। पर इसके पेरेंट्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और वो शायद यहीं पर हो सकते हैं, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। यहाँ से निकलने के लिए इवन की कार उतनी केपेबल नहीं है तो इसीलिए वो साइड में पड़ी हुई दूसरी कार को स्टार्ट करने का ट्राई करता है। अंदर जाने पर इवन उस कार की चाबी तो ढूंढ रहा था लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। इस तरीके से तो वो दूसरी कार भी चालू नहीं कर सकते। अब यहाँ थोड़ी देर तक वेट करने के बाद वहाँ पर एक दूसरी कार आ जाती है। वो कार उनके सामने आकर रुक गई और फिर बाद में पता चला कि उसके अंदर से तो रॉक बाहर निकल रहा है। रॉक जब इवन और सिन के पास पहुंचा तो सारी बातें वो बता देते हैं कि कैसे हमें एक छोटी बच्ची मिली है। वो जब कार के अंदर जाकर उस बच्ची को देखता है तो एकदम शॉक रह गया। रॉक ने तो ये चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन इस रहस्य के बारे में उसने इवन और सिन को बिल्कुल भी नहीं बताया। रॉक तो ये बहाना बनाने लगा कि इस बच्ची के पेरेंट्स को मैंने यहीं कहीं देखा था, शायद वो फॉरेस्ट में ही होंगे और रास्ता भटक गए होंगे, हमें उनकी जल्द से जल्द मदद करनी चाहिए अंदर जाकर। अब यहाँ इवन इस बात से एग्री करता है क्योंकि छोटी बच्ची की जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की है। उसके पेरेंट्स ही खतरे में पड़े रहेंगे तो ये बच्ची कहाँ जाएगी। अब यहाँ इवन उसका साथ देने के लिए रेडी है तो रॉक अपनी कार के अंदर से कई सारे गन और सामान लेकर आने लगा। रॉक बताने लगता है कि वो इस फॉरेस्ट में एक शिकारी का काम करता है जो जंगली जानवरों को पकड़कर उन्हें बेचता था और ये गन तो सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन सिन को कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ लग रही होती है और वो इवन को जाने के लिए नहीं कहती है। पर इवन अब रॉक के साथ जाने के लिए जिद करने लगा क्योंकि वो दूसरे पेरेंट्स भी फंसे होंगे, उन्हें मदद की जरूरत हो सकती है। इवन ने फिर सिन को उसी कार में रुकने के लिए कहा और वो खुद रॉक के साथ जाकर तुरंत वापस आएगा। सिन भी इस बात के लिए मान जाती है और वो सीधा कार के अंदर चली गई। इवन और रॉक तो अब धीरे धीरे आवाज करते हुए उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगे थे उस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। होप सो वो सब जल्दी मिल जाए और वो सब यहाँ से निकल पड़े। यहाँ सिन तो कार में ही बैठी हुई थी और वो उस बच्चे की अच्छी तरीके से देख रेख भी कर रही होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस जगह पर एक और कार आ गई जो किसी और की नहीं बल्कि जर्मन की होती है। जर्मन के वहाँ पर पहुंचते ही सिन ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे उसका हस्बैंड इवन और एक दूसरा आदमी जिसका नाम रॉक था वो उस अनजान बच्ची जो कि कार में मौजूद है उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में गए। अब यहाँ जर्मन तो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। वो सबसे पहले उस बच्ची को देखकर कंफर्म करता है और कहता है कि हम उनके पेरेंट्स को ढूंढ लेंगे। दोनों अब एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि वो किस डायरेक्शन में गए। वहीं अब फॉरेस्ट में हमें इवन और रॉक दिखाए गए जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इवन को जल्द से जल्द उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढना था, पर जैसे ही वो दोनों एक
एक खुले वाले इलाके में आते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बहुत ही घायल अवस्था में थे। इवन जल्द से जल्द वहाँ पहुंचा और देखा कि एक आदमी मर गया है, लेकिन वो दूसरी लेडी अभी भी जिंदा है। जल्द से जल्द वो जाकर उसके मुंह से पट्टी निकालता है और देखता है कि वो सही सलामत है कि नहीं। इवन तो उन्हें दिलासा देने लगा कि तुम्हारी बेटी शायद हमारे पास है और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मदद के लिए लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ रॉक जब उस घायल लेडी को देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक डर सा दिखाई देने लगता है। लग रहा था कि इन सभी चीजों से उसका लेना देना तो जरूर है। अब ये वेन जैसे ही उस लेडी को उठाने की कोशिश करने लगा तभी रॉक अपनी गन हाथ में लेकर तुरंत ही उसे शूट कर देता है। वो लेडी तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। इवन इस बात से एकदम चौंक गया था और वो समझ नहीं पाता कि रॉक ने आखिरकार ये क्यों किया। अब ये गन शॉट की आवाज सुनने पर सीन एकदम से चौंक गई थी, पर शायद जर्मन को ये पता था कि उसका भाई क्या कर रहा है। रॉक ने तो डरे हुए इवन से साफ कह दिया कि इन लोगों को मैंने और मेरे भाई ने ही मारा है और अब बारी है तुम दोनों कपल की, जिन्हें हम पकड़कर खत्म कर देंगे। इवन तो यहाँ बहुत ही ज्यादा डरने लगा और दूसरी तरफ जर्मन भी अपनी गन लेकर तुरंत ही फॉरेस्ट में जाने लगा। सीनी इस बात को समझ गई कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। वो सीधा भागते हुए कार के अंदर चली जाती है और उसे लॉक कर लेती है, पर उस जगह पर जर्मन पहुंच चुका था और उसने कार का मिरर ही तोड़ दिया। जर्मन तो जबरदस्ती सीन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर यहाँ सीन के हाथ में एक नाइफ था जिससे वो उसके हाथ पर कट मार देती है। जर्मन थोड़ी देर तक बाहर की तरफ रहा और अपने हाथ को कवर करने की कोशिश करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सीन उस छोटी सी बच्ची को उठाती है और तुरंत ही उससे दूर भागने लगती है। जर्मन ने तुरंत ही अपने हाथ पर लगे हुए चोट को कवर किया और उसकी कार से अपने पालतू कुत्ते को निकाला, जो सीधा भागते हुए पीछा करने लगा था सिन का। यानी वो कुत्ता पूरी तरीके से केपेबल होता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन अगर इस कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जिसमें कि हम फॉरेस्ट में लगातार भाग रहे हैं और कोई पालतू कुत्ता या फिर ऐसा जानवर जिसे की ट्रेनिंग दी गई हो किसी को पकड़ने की, तो उससे एक्चुअल में बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि वो सारे पालतू कुत्ते जो नॉर्मल लोगों के पास होते हैं और जो सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास होते हैं उनकी एक ही क्वालिटी होती है। वो कैसे भी करके अपने टारगेट की स्मेल को सेंस कर लेते हैं और उसे ढूंढ निकालते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारा पहला काम तो ये होगा कि बिल्कुल भी आवाज ना कीजिए। कुत्ते सूंघने के साथ साथ सुन भी अच्छा लेते हैं। याद रहे जिस भी डायरेक्शन में हम भागते रहे रास्ते में बहुत सारी लकड़ियां या फिर कोई भी चीज गिरा दे जो उन डॉग्स के लिए हर्डल की तरह काम करेंगी। और अगर आप सब थोड़े पेट डॉग को ट्रेनिंग देने के कमांड जानते हैं तो स्टॉप, नो या फिर गो होम करके चिल्लाइए। ये यूजुअली कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे कि ट्रेनर अपने डॉग्स को कमांड देते थे और वो इसे फॉलो करते। हो सकता है कि स्टॉप बोलने पर वो डॉग वहीं पर रुक जाए, फिर भी ऐसा नहीं होता और लग रहा होता है कि वो डॉग आपके और पास आ रहा है तो आपके कपड़े और जो भी चीजें आपने पहनी हुई हैं उसे दूसरी तरफ फेंकते जाइए। जैसा कि हमें पता है कि डॉग स्मेल अच्छा कर लेते हैं तो वो आपके बॉडी और कपड़ों के फ्रेग्रेंस को अच्छे तरीके से ट्रैक करते थे। अगर आप अपने कपड़े दूसरी तरफ फेंक देंगे तो उनका ध्यान भी भटक सकता था। इससे आपको उन सारे पेट डॉग से भागने का अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर फिर भी इससे काम ना बने तो अपने बॉडी पर कीचड़ लगा लीजिए। इससे आपके बॉडी की फ्रेग्रेंस एकदम से चली जाएगी और वो पालतू कुत्ता जो आपका पीछा कर रहा है बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा। ये सारी चीजें कंबाइन करने पर एक अच्छा खासा एस्केप प्लान बन सकता है, जिसे फॉलो करने पर ऑब्वियस बात है कि हम अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं। पर यहाँ इवन के साथ तो सीन भी अब बहुत ज्यादा खतरे में थी। अब यहाँ जर्मन और रॉक ने आखिरकार ये क्यों किया और वो छोटे बच्चे किसकी है, ये चीजें समझाने के लिए स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जब एक अनजान फैमिली इसी जगह पर अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई थी। उस फैमिली के अंदर जॉन नाम का एक आदमी था जो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ स्टेसी के साथ होता है। उसकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम लिन था और वही छोटी बच्ची होती है जिससे कि हम कहानी की शुरुआत में देख पा रहे थे। पूरी फैमिली उस जगह पर नदी के किनारे कैंपिंग करने आई थी। जॉन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इतने समय बाद उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिला है। जॉन, स्टेसी और लिन पूरी तरीके से मदद करने लगे वहाँ पर कैंप बिछाने के लिए और सारी तैयारियां करके जॉन तो भिड़ जाता है खाना बनाने में। उसे खाना बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। स्टेसी तो अपनी छोटी बेटी को देख रेख में बिजी थी और लिन तो अपने मोबाइल फोन से कई सारी फोटोग्राफ्स ले रही होती है। उन्होंने लगभग कैंपिंग की सारी तैयारियां कर ली थी और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो गई। आग जलाने के बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया और साइड में बैठकर बातचीत करने लगे। अब यहाँ जॉन बीच में ये कहने लगता है कि उसने सुना है इस जगह पर कई सारे अनजान लोग रहते हैं जो टूरिस्ट को मारकर उनकी सारी चीजें हड़प लेते थे। उनसे बच पाना एकदम से नामुमकिन होता है और उनके पास कई सारी शक्तियां भी होती हैं। अब ये चीजें सुनकर लिन तो काफी ज्यादा घबराने लगी, पर बाद में जॉन कहने लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था, वैसे कोई भी चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगले ही मोमेंट में जॉन गिटार बजाने लगा जिससे कि उसकी बेटी और वाइफ को अच्छा लगता है। सभी इसी तरीके से अपनी वो पूरी नाइट एंजॉय करने लगे।
अब यहाँ सुबह होने पर पता चला कि लिन कोई बुरा सपना देखकर जोर से चिल्ला रही है। वहाँ जल्द से जल्द जॉन और स्टेसी पहुंचे और लिन को उठाने की कोशिश करने लगे। बेचारी लिन ने शायद डर के मारे कोई बुरा सपना देख लिया था, इसी वजह से वो और ज्यादा डर रही थी। लेकिन अब जॉन स्टेसी सुबह के सारे काम खत्म करने के बाद तैयार हो जाते हैं फॉरेस्ट में जाकर थोड़ी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। वो तो लिन को भी अपने साथ बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर लिन वहाँ पर मोबाइल फोन लेकर कई सारे फोटोग्राफ्स खींच रही थी। उसने तो उनके साथ जाने से मना कर दिया और वो यहीं पर उनका वेट करेगी। जॉन और स्टेसी इस बात को समझ जाते हैं, इसीलिए वो अपनी छोटी बेटी के साथ फॉरेस्ट के अंदर चले गए। लिन को साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर उसे आराम करना है तो वो कैंप में ना जाकर कार के अंदर सो जाए। उनके जाने के बाद लिन कई देर तक अपने मोबाइल फोन से फोटोग्राफ्स खींचती रहती है। थोड़े समय बाद जब उसे नींद आने लगी तो वो कार के अंदर चली गई और ईयरफोन्स लगाकर वहीं सो गई। लिन को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स आएंगे और वो यहाँ से चली जाएगी, पर ये चीजें इतनी ज्यादा आसान तो नहीं होने वाली थी। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर हमें एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसमें जर्मन और रॉक दोनों मौजूद थे। यानी वो दोनों भाई इस पूरे एरिया पर घूमते रहते और किसी टूरिस्ट का इंतजार करते। नदी के किनारे कैंप लगा हुआ देखकर दोनों ही उस जगह पर आए और सबसे पहले तो रॉक को कार के अंदर सो रही हुई लिन को देख लेता है। रॉक लिन को आवाज भी दे रहा था, पर लिन ने अपने कान में ईयरफोन्स लगाए थे। वो ठीक से उसे सुन नहीं पा रही होती, इसीलिए आराम से सोई भी होती है। जर्मन भी ये चीजें नोटिस करने लगा कि उस लड़की के साथ आखिरकार कौन है। जर्मन को इतना तो समझ गया कि टेंट में उसके साथ कोई और मौजूद है, लेकिन वो यहाँ से फॉरेस्ट में गए होंगे, तो ये एक अच्छा मौका है उस लड़की को बाहर निकालकर यहाँ से लेकर चलने का। लेकिन रॉक यहाँ अपने बड़े भाई जर्मन को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी एक गलती की वजह से उसे कई साल की सजा काटनी पड़ी थी। पर जर्मन इस बार उसे भरोसा दिला रहा था कि हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इनसे फायदा उठाना है जितना भी हो सके। अब रॉक भी इस बात के लिए मान जाता है, इसीलिए वो कार को जोर से ठोकने लगा, जिससे कि लिन उठ जाती है। वो तो कार को ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन लिन जब रॉक का बिहेवियर देख रही थी तो वो लॉक ओपन ही नहीं करती और यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रॉक के बहुत बार बोलने के बावजूद भी लिन ने ये ओपन नहीं किया, तो अब तो रॉक उसे चिल्लाकर डराने लगा। लिन काफी घबराकर कार का हॉर्न बजाने लगती है ताकि उसके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाए। अब आवाज सुनकर जर्मन भी उस जगह पर पहुंच चुका था, क्योंकि अब लिन उठ चुकी होती है और उसने तो लिटरली उसके सामने गन दिखा दिया, जिससे लिन को दरवाजा ओपन ही करना पड़ा। दोनों भाई जल्द से जल्द लिन को कार से बाहर निकाल लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ फॉरेस्ट में जॉन और स्टेसी ने भी कार की आवाज सुन ली थी। स्टेसी को लगने लगा कि शायद उसकी बेटी किसी खतरे में पड़ी हुई है। जॉन जल्द से जल्द अपने सारे सामान दूसरी तरफ रख के उसकी छोटी बेटी को पकड़ने के लिए कहता है। तुरंत ही भागते हुए जॉन अपनी बेटी लिन को बचाने के लिए उस कैंपिंग साइट पर जाने लगा। जॉन साफ साफ देख पा रहा था कि दो लोग उसकी बेटी लिन को पकड़े हुए हैं। अब जैसे वो उसके पास भागते हुए आने लगा तो जर्मन ने तुरंत ही उसे मारकर बेहोश कर दिया। लिन बेचारी अब उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। देखकर यही लगता है कि जर्मन और रॉक दोनों मिलकर इस पूरी फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अब यहाँ बहुत देर हो गई थी, लेकिन जॉन वापस नहीं आया, इसीलिए स्टेसी थोड़ा सा चिंतित हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर टेंट में गए और उसने सब कुछ देख लिया था। वो तुरंत ही अपनी छोटी बेटी को टेंट में रखकर कूद पड़ती है उन दोनों भाइयों के ऊपर। लेकिन रॉक और जर्मन उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने तो अब स्टेसी को भी मारकर बेहोश कर दिया और एक जगह पर लाकर बांध देते हैं। तीनों फैमिली मेंबर्स उन दोनों के सामने एकदम से बेबस हो चुके थे। ना कोई आसार दिखाई दे रहा था यहाँ से बाहर निकलने के, और ना ही उनके अलावा इस जगह पर कोई और मौजूद होता है। सबसे पहले तो रॉक ने लिन का मोबाइल फोन चेक किया, जिसमें उनकी कई सारी फोटोग्राफ्स थी, और ये वही मोबाइल फोन है जो हमने कहानी की शुरुआत में रॉक के पास उस नाइट क्लब में देखा था। फोटोग्राफ्स को देखने से साफ पता चल रहा था कि उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है, जो इस जगह पर अभी फिलहाल मौजूद नहीं थी। दोनों भाई तो जॉन और स्टेसी से पूछने लगे कि तुम्हारी छोटी बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। अब उन दोनों साइको भाइयों का एक खतरनाक खेल शुरू होता है। उन्होंने एक बियर का कैन जॉन के सर पर रख दिया और उसे निशाना लगाने लगे, लेकिन जॉन काफी ज्यादा हिल रहा था, जिससे कि कैन नीचे गिर जाती। 2 से 3 बार ये लगातार होता रहा, लेकिन अब जाकर रॉक को गुस्सा आ जाता है। उसने तो तुरंत ही अपनी बंदूक उठाई और जॉन को मार दिया। स्टेसी तो ये देखकर रोते रह जाती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये सेम चीजें उन्होंने स्टेसी के साथ भी की। ऊपर कैन रखकर जर्मन शूट तो करता है, लेकिन उसका 2 बार निशाना चूक गया, और अब गुस्से में आकर उसने तो स्टेसी को भी मार दिया था। बेचारी लिन वहाँ पर पड़ी हुई थी, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। यानी एक ही बार में इन दोनों भाइयों ने एक फैमिली को मार दिया। सिर्फ बची थी वो छोटी बच्ची, तो इसीलिए वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। रॉक और जर्मन ने डिसाइड किया कि वो वापस चले जाएंगे और उस बच्ची को छोड़ देंगे, और उसके कुछ घंटों बाद ही इवन और सीन यहाँ पर आए थे कैंपिंग के लिए। यानी अब सारी चीजें प्रेजेंट टाइम पर आ जाती है, जहाँ रॉक ने इवन को पॉइंट आउट करके रखा था। वो उसे सारी बातें बताता है कि ये सब हमने किया है, पर इवन जो काफी डरा था वो झपट्टा मार देता है रॉक के ऊपर। उसने उसे धक्का दे दिया और गिरा दिया,
जिससे कि उसे भागने का मौका मिल जाता है। तो वो मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगा। रॉक भी अपनी गन लेकर उस पर फायर तो कर रहा था, पर अब इवन काफी आगे निकल चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सीधा पीछा कर रहा था सिन का, जो उस बच्चे को लेकर भाग रही थी। लेकिन ये चीजें रॉक को बिल्कुल नहीं पता होती कि उसका भाई भी आसपास ही मौजूद है। वो तो झाड़ियों के पीछे से सेंस करते हुए फायर करता जा रहा था ताकि इवन और सिन मारी जाए। अब जैसे वो गोली चलाता है तो वो गोली किसी को लग गई थी, लेकिन जब रॉक उस जगह पर पहुंचा तो पता चला कि ये गोली तो उसके भाई जर्मन को लगी है। वो एकदम गिर कर वहाँ पर तड़प रहा था। रॉक ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत ही अपने भाई के पास जाकर उसे सांत्वना देता है। जर्मन की हालत बहुत खराब थी और लग नहीं रहा था कि वो बच पाएगा। अब सिन जिस बच्चे को ली होती है वो रोने लगी, जिससे कि उसकी लोकेशन का पता चल गया। रॉक तुरंत ही गन लेकर उसके सामने आ जाता है और उसे लेकर अपने भाई जर्मन के पास पहुंचता है। रॉक तो बहुत ज्यादा गुस्सा था और शायद वो अपने भाई के मरने के बाद किसी को नहीं छोड़ेगा। इवन सब कुछ देख रहा था और एक अच्छे मौके का वेट करता है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा ले। रॉक तो अपने भाई को तड़पते हुए देख रहा था, जिसमें कि जर्मन कहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं ये दर्द नहीं सह सकता। रॉक ये नहीं करना चाहता था क्योंकि जर्मनी है जो उसका फैमिली मेंबर है, उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। पर एंड में रॉक को भी यही सही लगा और उसने जर्मन को खत्म करके उसे आजादी दे दी। बट अब ये क्लियर था कि वो सिन को छोड़ने नहीं वाला। उसने सबसे पहले उस बच्ची को नीचे फेंक दिया और फिर सिन को काफी टॉर्चर करने लगा। तुरंत ही वो उसे गन पॉइंट पर लेकर एक पेड़ पे लेके जाके बांध देता है। वो उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा था ताकि उसकी आवाज और ज्यादा निकले और अगर इवन उसे सुन लेगा तो वो भी बाहर आने पर मजबूर हो जाएगा। फिर होगा क्या, रॉक उन दोनों को मार देगा। लेकिन सिन के इतने ज्यादा चिल्लाने के बावजूद भी इवन बाहर नहीं निकलता। उसे पता होता है कि अगर वो सामने गया तो सबसे पहले रॉक उसे मारेगा, इसीलिए इवन सीधा चला जाता है रॉक की कार के पास और उसे चालू करके आगे बढ़ता है ताकि वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेकर आ सके। रॉक ने तो कार के इंजन की आवाज सुन ली थी और वो समझ गया था कि शायद इवन भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने सिन को वहां से आजाद किया और उसे पकड़कर दूसरी गाड़ी में चला गया, जिससे कि वो उसका पीछा कर सके। इवन अपनी कार से काफी आगे निकल चुका होता है, पर रॉक भी कम नहीं था। वो भी फुल स्पीड में कार को भगाते रहता है। अब सिन जो साइड में बैठी हुई थी उसे रॉक पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो तो अब उसके ऊपर अटैक करने लगी, जिससे कि कार का बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है। वो कार सीधा जाकर कई सारे पेड़ों के बीच में लग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और देखकर लग नहीं रहा था कि वो कार वापस से चल पाएगी। इस एक्सीडेंट में दोनों ही बेहोश हो चुके थे, लेकिन रॉक को ज्यादा चोट लगी थी। दूसरी तरफ इवन कैसे भी करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने साथ कुछ मदद लेकर आने लगता है फॉरेस्ट के अंदर। उसके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स थे जो जल्द से जल्द फॉरेस्ट की लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ एक्सीडेंट वाली कार में सिन कैसे भी करके बाहर निकलती है और जब उसने पुलिस ऑफिसर्स की लाइट्स देखी तो वो उस कार की लाइट्स ऑन कर देती है। इससे सभी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए और इवन को कार में ही रहने के लिए बोलकर आगे बढ़ते हैं। अब दोनों पुलिस ऑफिसर जैसे ही सिन के पास पहुंचे तो पता चला कि पीछे से घायल रॉक बाहर निकल चुका है। उसने तुरंत ही गन उठाई और दोनों ही पुलिस ऑफिसर को शूट कर दिया। यानी बेचारे वो दोनों भी खत्म हो चुके थे। वो तो इवन के ऊपर भी शूट करता है, जो गोली उसके जाकर कंधे पर लगी। रॉक के पैर पर गहरी चोट लगी होती है, इसीलिए कैसे भी ट्रेवल करके वो गन पॉइंट करता है इवन को और अब मजबूरी के मारे छुपी हुई सिन को बाहर आना ही पड़ता है। रॉक तो अब उन दोनों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हुए कार में बिठा रहा था और गन पॉइंट लेकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। जरा सी भी गलती और रॉक उन दोनों की जान ले लेगा। रॉक इसीलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे इलाज की जरूरत थी। अगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो शायद ये इन्फेक्शन भी आगे बढ़ सकता है। सिन और इवन आगे की तरफ बैठे हुए थे और वो दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं कि ऐसे वो मर नहीं सकते। इसीलिए अब सिन ने कार की स्पीड इतनी ज्यादा कर दी कि वो आगे जाकर एक्सीडेंट करा देती है। कार पूरी तरीके से पलट गई थी और इस प्रोसेस में रॉक को तो और भी ज्यादा चोट लगी होती है। इवन बेहोश हो चुका था, लेकिन अब सिन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। वो सीधा कूद पड़ती है रॉक के ऊपर और उसे काफी मारने लगती है। साइड में एक पत्थर भी था जो उसने सीधा उठाकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। यानी इतनी बुरी तरीके से उसे मारने के बाद रॉक वहीं खत्म हो जाता है। सिन भी इस प्रोसेस में काफी थक गई थी, इसीलिए अब वो अपने हस्बैंड इवन के पास आकर उसकी मदद करने लगी। कुछ घंटे बाद का मोमेंट दिखाया गया जहाँ पर सिन हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसका अच्छी तरीके से इलाज किया जा रहा था और लग रहा होता है कि वो बच गई है। कैसे भी करके दूसरे कमरे में जब वो पहुंचती है तो वहाँ उसका हस्बैंड इवन भी सही सलामत था। लेकिन दोनों एक दूसरे को बड़ी गौर से देखते हैं और यही सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन वो छोटी बच्ची जो अभी भी फॉरेस्ट में फंसी हुई है वो अभी भी जिंदा है या फिर मर गई, इसका कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन हमें सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि जर्मन का वो पालतू कुत्ता उस बच्ची के चारों तरफ घूम रहा है। यानी हो सकता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था और अभी भी उसकी जान बाकी है। हमारी कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।